दक्षिणी यूए राज्य के 7वें राजकुमार, जिन्होंने अलग अलग रंग की आंखों के साथ जन्म लेने के कारण उसने महसूस किया कि उनका छोटा शरीर धीरे धीरे नदी की तलहटी में डूब रहा है। अचानक बैंगनी बिजली की एक कड़क आसमान में कौंध गई। निंग हाइमिंग, जिनकी सांसें रुक चुकी थी, उसने झट से अपनी आंखें खोली। उनका पूरा पिछला जिंदगी उनकी आंखों के सामने कौंध गया। पानी के घुटन भरे एहसास ने उन्हें रियलिटी में वापस ला दिया और वे अपनी पूरी ताकत से किनारे पर चढ़ गई। एक जोरदार खांसी ने क्लियर की कि यह कोई कंफ्यूजन नहीं था। परिचित परिवेश और अपने छोटे हाथों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना भी अजीब क्यों ना हो, वे सचमुच लौट आए थे। शायद स्वर्ग को भी लगा कि वे मेरे ऋणी हैं, निंग हाइमिंग, और उन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनका दिल महत्वाकांक्षा से भर गया। तभी एक बच्चे के जोर से रोने की आवाज ने उन्हें रोक दिया। आवाज इतनी साफ थी मानो उनके कान के बिल्कुल पास हो। फिर भी उन्हें यकीन था कि आसपास कोई बच्चा नहीं था। वे समझ नहीं पा रहे थे क्या यह उनके पुनर्जन्म का कोई दुष्प्रभाव था। ठीक उसी समय 100 मील दूर पिंग गोन के राजकुमार के घर में एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज आंगन में गूंज उठी। वह पैदा हुई, वह बहुत जोर से रो रही है। वह जरूर एक स्वस्थ चंचल बच्ची होगी। उसका भविष्य उज्जवल होगा। बस वह इतना जोर से क्यों रो रही है? किसी को नहीं पता कि इस नवजात शिशु के शरीर में एक बड़े इंसान की आत्मा बसी हुई है। जूजी, जो रहस्यमय तरीके से एक किताब में आ गई थी, अंदर ही अंदर चीख रही थी, अगर तुम्हें पता होता कि आज रात तुम्हारी मौत होने वाली है तो तुम मुझे से भी ज्यादा जोर से रो रही होती। उसने सोचा था कि एक नॉवेल इंसान की बेटी के रूप में पुनर्जन्म लेकर उसने लॉटरी जीत ली है। जीवन तो आसान होना चाहिए था। समस्या यह थी कि उसका पुनर्जन्म एक घटिया चिंता से भरे नॉवल में हुआ था, जहां नायक नायिका के पूरे परिवार को खत्म कर देता है। नायक राजकुमार पिंगन जूसा इस शरीर का नीच पिता था और उसकी माँ लुयू रुआन राजकुमारी होने के बावजूद कहानी में खलनायक के रूप में बस एक मोहरा बनकर रह गई। इससे भी बुरा यह था कि उसकी माँ और नायक की सच्ची प्रेमिका ने एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया था ताकि उसकी नाजायज बेटी को वैध दर्जा मिल सके। उसके मनोरोगी और नीच पिता के बच्चे थे और ठीक कियू बूढ़ी आया पहले ही लोगों को भेजकर उन दोनों को बदलवा दिया था। उसके नीच बाप द्वारा भेजी गई आया पहले से ही उनके मुंह और नाक पर हाथ रखे हुए थी। ओरिजिनल कहानी में अदला बदली के दौरान इसी तरह दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी और वह मेन जोड़े के नाटक के लिए एक दुखद कहानी बनकर रह गई थी। हालांकि उसने ख्याल को नामुमकिन मुश्किल लेवल पर शुरू किया था, लेकिन उसकी समझदारी ने काम लिया और उसे इस मुसीबत से निकालने के लिए तुरंत मरने का नाटक किया। सच में आया को लगा कि उसने सचमुच बच्ची का दम घोंट दिया है। भरोसे के साथ उसे टोकरी में रख दिया। वैसे भी राजकुमार को इस बच्ची की कोई परवाह नहीं थी। मैं बाद में लाश ठिकाने लगाने के लिए किसी को ढूंढ लूंगी। जैसे ही आया मुड़ी, जू यूजी ने मन ही मन बड़बड़ाती हुई नकली राजकुमारी के बाल जोर से खींचे ताकि वह इतनी जोर से रोए कि उसकी माँ के लोगों का ध्यान उसकी ओर जाए। लेकिन नकली राजकुमारी की चीखें बहुत धीमी थी, बिल्कुल भी काफी नहीं। जूजी ने नकली राजकुमारी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। इस बार उसकी चीखें तेज हो गई और वह भी जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार प्रसव के कारण कमजोर हो चुकी उसकी माँ चौंक गई। लुयन जल्दी से अपनी नौकरानी से पूछा, क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मेरा बच्चा बोल रहा हो? नौकरानी हैरान थी। महारानी, आपने शायद गलत सुना होगा। एक नवजात बच्चा कैसे बोल सकता है? अचानक बगल के कमरे से 2 बच्चों के रोने की आवाज सुनकर हेड मिस्ट्रेस समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसकी मालकिन ने तो अभी एक ही बच्चे को जन्म दिया था। 2 बार रोने की आवाज का मतलब था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत किसी को छोटी मालकिन को मेन हॉल में लाने का आदेश दिया। इसी बीच घबराई हुई दाई रंगे हाथों पकड़ी गई। जूजी के तीसरे भाई जूजू जियान ने दाई को लात मारकर एक तरफ कर दिया। अरे बुढ़िया, मेरी बहन के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी? जब उसने पालने में देखा तो वह दंग रह गया। तो यह बुढ़िया हत्यारी नहीं थी, वह जन्म के समय बच्चों को बदलने की पुरानी चाल चल रही थी। हेड मिस्ट्रेस दोनों बच्चों को लिए हुए पालना लेकर लियू रुआन के पास दौड़ी। वह पूरे समय अपनी मालकिन की देखभाल कर रही थी और उसने अभी तक छोटी मालकिन को देखा भी नहीं था, इसलिए वह पूरी तरह से कंफ्यूज्ड थी। जूजू जियान उस बुरी दाई को अपने पीछे घसीट कर ले गया। अपनी माँ की पूछताछ और सजा देने का इंतजार कर रहा था। लियू रुआन धीरे धीरे उठी। वह इतनी कमजोर थी कि उसे बच्चा अब दोनों को देखते हुए जन्म देने के बाद वह इतनी कमजोर हो गई थी कि गिर पड़ी थी। पालने में सो रही वह बच्ची को देखे बिना ही पहचान नहीं पाई कि उसकी बेटी कौन है। तभी प्लानिंग के असफल होने की खबर पाकर पिंगान का राजकुमार दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने अनजान होने का नाटक किया। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी, मानो वह एक प्यारा पिता हो
मेन नौकर ने तुरंत समझाया, महाराज हमें नहीं पता कि इस दाई को किसने उकसाया, लेकिन वह एक और बच्चे को अंदर ले आई और अफरा तफरी में हमारी छोटी बच्ची को उससे बदलने की कोशिश की। इतनी अफरा तफरी मची थी कि हमसे किसी ने भी छोटी बच्ची का चेहरा ठीक से नहीं देखा, और अब जब वे दोनों साथ साथ है तो हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। पिंगान के राजकुमार ने दोनों बच्चों को देखा, अपराध बोध से भर आए। बेशक एक ही नजर में समझ गए कि गुलाबी कपड़े में लिपटा बच्चा उनका और उनकी प्रेमिका का है। भले ही साजिश सबके सामने आ गई थी, उन्होंने सोचा कि वे अभी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। आखिर लियूरुआन को बेवकूफ बनाना कितना आसान था, इसलिए वे पलंग के पास बैठ गए और धीरे से लियूरुआन से पूछा कि वह क्या सोचती है। जब तक लियूरुआन कंफ्यूजन में रहेगी, वह खुलेआम दूसरे बच्चे पर अपना दावा कर सकती है। और जैसा उन्होंने सोचा था, लियूरुआन सचमुच कंफ्यूजन में थी। दोनों बच्चों को ध्यान से देख रही थी। एक बच्चे को जोर जोर से रोते देख उसकी ममता जाग गई। उन्होंने आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। किस्मत से नकली राजकुमारी ने उसकी उंगली पकड़ ली और रोना बंद कर दिया। श्याऊ जी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। क्या यह कुछ ज्यादा ही सुविधाजनक नहीं है? यह मेरी माँ को जरूर धोखा देगा। पिंगान के राजकुमार ने मौका देखकर तुरंत कहा, रुआन, इस बच्ची ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। जैसा ही तुमने उसे छूने की कोशिश की, यह हमारी बेटी ही होगी। अपने नीच पिता को इतना बेशरम और अधीर देखकर जूजी गुस्से में से भर उठी। उसने नकली राजकुमारी का हाथ झटक दिया और अपने दोनों हाथों से लियूरुआन की उंगली कसकर पकड़ ली। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, तुम्हें मेरी माँ को चुराने का क्या हक है? लियूरुआन जम गई। क्या मैंने अभी एक बच्चे की आवाज सुनी? अपनी माँ को बिना हिले डुले उसे घूरते हुए देखकर जूजी मन ही मन रोने लगी। मुझे सुनो माँ, मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ, मेरे बगल वाला नकली है। इस बार लियूरुआन समझ गई। वह छोटी सी आवाज ठीक उसके सामने बेटे बच्चे की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके मन की बात सुन सकती हो। क्या यह किसी तरह का इशारा हो सकता है? माँ बेटी के बीच टेलीपैथी। उनके बगल में पिंगान के राजकुमार ने लियू को देखा। रुआन का ध्यान अपनी असली बेटी की ओर गया और उसने तुरंत अपनी बात रोककर उस बुरी दाई पर चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो। इन दोनों बच्चों में से रुआन ने किसे जन्म दिया है? उसका इशारा समझते ही दाई ने गुलाबी कपड़े में लिपटी नकली राजकुमारी की ओर इशारा किया और घोषणा की कि वह राजकुमारी की बेटी है। जूजी तुरंत अपने नीच पिता की चाल समझ गई और मन ही मन उसे फिर से कोसने लगी। बुढ़िया, हमारे साथ चालबाजी कर रहे हो। मुझे इस पूरी सिचुएशन की पूरी जानकारी है। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि मेरे बगल में जो बच्ची है वह तुम्हारी नाजायज प्रेमिका से हुई है। क्या तुम मुझे हटाकर अपने सपनों में अपनी नाजायज बेटी के लिए जगह बनाना चाहते हो? लियूरुआन ने हर एक शब्द सुना। उसने सिर उठाकर पिंगान के राजकुमार की ओर देखा और महसूस किया कि वह बच्ची के ख्यालों को नहीं सुन रहा था। उनके मन में अभी भी यह भावना थी कि उसका पति एक साधा सीधा और ईमानदार इंसान है। भला वो किसी और के साथ कैसे संबंध रख सकता था? पिंगान के राजकुमार ने मौके का फायदा उठाते हुए नकली राजकुमारी को अपना बना लिया और उसे प्यार से गोद में उठा लिया। आपने बहुत कष्ट सहा है पिताजी, अभी इस बदमाश को सबक सिखाएंगे जिसने आपको परेशान किया है। इतना कहकर वह जूजी को बाहर निकालने का आदेश देने ही वाला था कि लियूरुआन चिल्लाई, पतिदेव रुकिए, अभी तक हम इस तह तक नहीं पहुंचे हैं। इतनी जल्दबाजी करना बुद्धिमानी नहीं है। राजकुमार की दूसरे बच्चे को अपना बनाने की जल्दबाजी ने उसके दृढ़ विश्वास को हिला दिया था। उसका बिहेवियर वाकई अजीब था। जूजी ने भी कहा, पिताजी माताजी सही कह रही है। हमें नहीं पता कि यह औरत किसके लिए काम कर रही है। हमें उसे मजबूर करना होगा कि वह अपनी साजिश का खुलासा करे। राजकुमार की नजर पड़ते ही वह बुरी दाई तुरंत घुटने पर गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। महाराज, मैं लालच में अंधी हो गई थी। इस महल की दौलत और शान शौकत देखकर मैं बस यही चाहती थी कि मेरी पोती एक अच्छी जीवन जिए। इसलिए मैंने बच्चों की अदला बदली करके इतनी बेशर्मी दिखाई। मुझे पता है कि मैं गलत थी। जूजी ने देखा कि उसके नीच बाप द्वारा नियुक्त लोग आसानी से झूठ को सच्चाई में बदल रहे हैं। वह तो बस एक नवजात बच्ची थी और उन्हें बेनकाब नहीं कर सकती थी। लगता है जन्म के समय मरने की मेरी नियति से कोई बच नहीं सकता। उसने अपने हाथ ऊपर उठाया। हार मान लेना तो क्या हुआ अगर मुझे झूठ बोलना पड़े, नए सिरे से शुरुआत करनी पड़े। अलविदा माँ। उसके ख्यालों को सुनकर और उसे की हताश चेहरे को देखकर लियूरुआन को बड़ी दर्द हुई। वह पिंगान के राजकुमार की ओर मुड़ी। पतिदेव, यह नौकरानी बड़ी चालाक है। अगर वह अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो और जिद करे कि उसकी पोती मेरी संतान है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी बात मान ली गई? यह देखकर राजकुमार के पास अपनी अगली प्लानिंग पर आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मेरी प्यारी, तुम्हारी बात सही है। ब्लड टेस्ट कैसा रहेगा? अपने निज पिता के शब्द को सुनकर जूजी ने मन ही मन फिर से गुस्सा बरसाया। काश मैं माँ को बता पाती कि यह उसकी एक और चाल है। लियूरुआन ने उसे अपनी छोटी मुट्ठियां हिलाते हुए देखा, जैसे ही वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वह उसके ख्यालों को सुन नहीं पाई। एक पल के लिए वह कंफ्यूज हो गई। फिर उसे समझ आया, क्या उन्हें सुनने के लिए उसे छूना जरूरी था। उसने धीरता से हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। जैसा कि उम्मीद थी, उसके मन में छोटे छोटे आक्रोश भरे शब्दों का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्लड टेस्ट में हेरा फेरी की जा सकती है। उस कमीने बाप ने पानी में जरूर कुछ मिला दिया है। अब वह सिर्फ मेरी और उस बुढ़िया की टेस्ट लेगा, जिससे बात पक्की हो जाएगी। हे भगवान,
मैं अपने कमीने बाप की उम्र के बदले अपनी माँ को एक धोखेबाज के हाथ धोखा न खाने देने के लिए तैयार हूँ। अगर इतना काफी नहीं तो उसकी सच्ची प्रेमिका को भी इसमें जोड़ दो। उस गुस्से भरी बात ने लुई रुआन को अंदर तक झकझोर दिया। तभी पिंगान के राजकुमार ने किसी को पानी का कटोरा लाने को कहा। मेरी प्यारी, यह नौकरानी कहती है कि टोकरी में जो बच्ची है वह उसकी पोती है, क्यों ना हम उन दोनों की ही टेस्ट ले। उन शब्दों ने लिवरुआन की अपने पति के बारे में बनी तस्वीर को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा बच्ची ने कहा था। उसका पति उसे धोखा दे रहा था। उसके आसपास की गर्माहट गायब हो गई। जूजी मन ही मन मुस्कुराई। देखो, मैंने कहा था ना कि यह पूरी दुनिया एक बड़ा शाही दरबारी नाटक है। अपनी बच्ची के ख्याल सुनने और पिंगान के राजकुमार द्वारा ब्लड टेस्ट के सुझाव के बाद लिवरुआन का अपने पति के बारे में भ्रम टूट गया और उसे यकीन हो गया कि उसकी बेटी की अंतरात्मा की आवाज सच कह रही है। उसके बिहेवियर से कोमलता गायब हो गई। उसने ठंडेपन से जवाब दिया और अपने पति के सुझाव को मानने के लिए सहमत हो गई। फिर उसने अपनी निजी नौकरानी को इशारे से ब्लड टेस्ट को बिगाड़ने का संकेत दिया। नौकरानी जो बचपन से ही लिवरुआन की सेवा कर रही थी, अपनी मालकिन के इशारे को समझ गई। फिर उसने गलती से ठोकर मार दी। बुरी दाई ने समझ लिया, जिससे वह बुरी तरह गिर पड़ी और मिलावटी पानी का कटोरा छलक गया। दाई का दिल कांप उठा। उसे अंदाजा नहीं था कि आज उसके साथ क्या बुरा होने वाला है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। उसने जल्दी से बताया कि किसी ने उसे धक्का दिया था। लिवरुआन ने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की लू थी। लू मेरी निजी नौकरानी है। वह किसी और से ज्यादा यह जानना चाहती है कि मेरा असली बच्चा कौन है। वह तुम्हें धक्का क्यों देगी? पानी का दूसरा कटोरा लाओ, हम फिर से टेस्ट करेंगे। इस बार पिंगान का राजकुमार बेचैन होने लगा। अचानक दरवाजे से एक नर्म कोमल आवाज आई। इतनी सारी परेशानी क्यों उठाई? लिवरुआन और राजकुमार का सबसे बड़ा बेटा जूजू धीरे धीरे अंदर आए और झुककर प्रणाम किया। पुत्र माता पिता को प्रणाम करता है। मैं थोड़ी देर बाहर सुन रहा था। मुझे लगता है कि ब्लड पैटर्निटी टेस्ट भरोसेमंद नहीं है। माँ, क्या आपको याद है कि बहन के गर्भ में आने से पहले आप गलती से एक जमी हुई झील में गिर गई थी और आपको सर्दी लग गई थी? डॉक्टर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बीमारी गर्भ में पल रहे बच्चे को भी हो जाएगी। लिवरुआन ने सिर हिलाया। यही पता लगाने का सबसे भरोसेमंद और कारगर तरीका होगा। यह सुनकर जूजी को अचानक कुछ समझ आया। मुझे इतनी सुस्ती और मौत के कगार जैसा महसूस हो रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। मैं सच में इस किताब के लेखक को ढूंढकर उसकी पिटाई करना चाहती हूँ। इतनी बुरी हालत तो ठीक है, लेकिन ऊपर से उन्होंने मुझे कमजोर और बीमार भी बना दिया है। क्या वे मुझे जल्दी मारना चाहते हैं? पिंगान के राजकुमार अपनी नाजायज बेटी को गोद में लिए हुए घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को शांत दिखाया। चलिए खून की जांच जारी रखते हैं। अभी डॉक्टर को बुलाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उनके बड़े बेटे ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। पिताजी, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ एक डॉक्टर को लाया हूँ। चलिए उन्हें मेरी बहन को देखने देते हैं। पिंगान के राजकुमार ने अपने बेटे की इतनी तैयारी की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने उसके सारे बहाने अनसुने कर दिए। वह चुप हो गए। इस समय बेटियों की अदला बदली असंभव थी। वह सोचने लगा कि वह अपनी नाजायज संतान को कैसे बचा सकता है। डॉक्टर आया। उसने एक नजर डाली और कहा, अरे नहीं, इस बच्ची को तो तेज बुखार है। यह घोषणा एक तरह से अंतिम निर्णय ही थी। उनके सामने जो बच्ची थी वह उसकी ही थी। बेटी, लिवरुआन, अब छोटी बच्ची को ले जाने दीजिए। आप निगरानी रख रहे हैं। और अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया। उसका दिल चिंता से भरी हुई, लेकिन पिंगान का राजकुमार एक ठंडे बाहरी इंसान की तरह बस उसे देखता रहा। उसकी चिंतित अभिभक्ति को जूजी ने देखा, जिसने खुद को जगाए रखने और मुस्कुराने के लिए मजबूर किया और सोचा, चिंता मत करो माँ, पुनर्जन्म की कहानियों के नियमों के अनुसार अब मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। मैं नहीं मरूंगी। लिवरुआन अपनी बेटी की भावनाओं से प्रभावित हुई, लेकिन अपने पति के विश्वासघात से उसका दिल भी टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। पिंगान के राजकुमार ने सिचुएशन सुलझते देख अपनी नाजायज बेटी को रिश्वत देकर रखी गई नौकरानी को सौंप दिया। तुम सही कह रही हो रुआन, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। मेरी राय में इस बुरी नौकर को पीट पीट कर मार डालना चाहिए। फिर हम इस नाजायज बच्चे को बाहर निकाल देंगे। लिवरुआन अपने पति की चाल समझ चुकी थी। प्यार खत्म हो जाने के बाद वह लोहे की तरह कठोर हो गई थी। उसने जोर से कहा, पिटाई की जरूरत नहीं है। पहरेदारों, इस नाजायज बच्चे और इस दुष्ट नौकर को नीचे ले जाओ और उन्हें कैद कर दो। मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं इसके पीछे के इंसान को ढूंढ निकालूंगी और उसके 1000 टुकड़े कर दूंगी। जूजी ने अपनी छोटी मुठ्ठियां हिलाई और मन ही मन अपनी माँ को शाबाशी दी। माँ कितनी शानदार है। आखिर वो एक विलन है। पिंगान के राजकुमार को यह महसूस हो रहा था कि उनकी पत्नी के शब्द उन्हीं के लिए थे और उनके भीतर अपराध बोध और बेचैनी का मिला जुला भाव उमड़ रहा था। जूजी ने अपने माता पिता के बीच तनाव को महसूस किया और सोचा कि उनके बीच क्या हुआ होगा। इसी बीच 7वें राजकुमार के कमरे में निंग हुआइंग एक सपने से अचानक जाग गया। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी।
सपने में उसे नींद आ रही थी, वह बेचैन था और यहाँ तक कि मौत के कगार पर था, लेकिन जागने पर वह पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा था। और पिछली बार बच्चे के रोने की आवाज के अपोजिट इस बार उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई पुकार रहा हो, माँ ये कौन है? क्या किसी ने मुझे जहर देकर ये कंफ्यूजन पैदा किए है? बच्चे की अदला बदली की घटना के बाद लियू रुआन अपनी बेटी को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। उसे पूरी रात बिना छोड़े पकड़े रहती थी। उसकी नौकरानी को उसे धीरे से याद दिलाना पड़ता था, महारानी प्लीज मुझे डर है क्या? आपका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। 5वीं मेज पूरी रात बिना सोए, इसे ले लो। लियू रुआन ने अपनी गोद में सो रही बेटी को देखा और सिर हिलाया। मेरी लापरवाही की वजह से ही उसे यह तकलीफ झेलनी पड़ी। जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं मिलता। तभी जूजी जाग उठी। सबसे पहले उसने एक बेदाग खूबसूरत चेहरा देखा और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। माँ कितनी सुंदर है। छोटी मिस को जागते देख मुखिया ने चतुराई से डॉक्टर को बुलाने चली गई। लियू रुआन ने अपनी बेटी को बिना पलक झपकाए उसे घूरते देखा और सोचा कि वह क्या सोच रही है। उसने धीरे से अपनी बेटी के गाल पर हाथ फेरा। उसकी बेटी की नन्ही हंसमुख आवाज एक बार फिर उसके मन में गूंज उठी, हे भगवान, माँ आप कितनी खूबसूरत है। इस खूबसूरती ने मुझे हमेशा के लिए आपकी उंगलियों पर नचा दिया है। आप सचमुच महान सम्राट रुआन है, जिन्होंने सब कुछ झेला है, तिरस्कार, गरीबी, धन, बर्बादी और विलनेस, लेकिन कभी बदसूरत नहीं हुई। इसीलिए तो आप वेब नॉवल की दुनिया के आधे हिस्से पर राज करती हैं। बहुत खुशी से लियू रुआन की बाहों में सिमट गई। अब से मेरी भी एक माँ है। अपनी बेटी के खुशी भरे ख्यालों को सुनकर लियू रुआन का मन थोड़ा सुकून से भर गया। नन्ही, तू मेरी सबसे छोटी बेटी है। तेरे बड़े भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई और मैं तेरी और तेरे पिता की रक्षा करूंगी। वह अचानक रुक गई। भला वह पति जो अपने बच्चे को बदलने की कोशिश करे अपनी ही बेटी के साथ भला कैसे अच्छा बिहेवियर कर सकता है? राजकुमार के घर में शादी करने के बाद से उससे पहले लाई गई एक कॉन्कोबाइन के अलावा जू शाओवस ने कभी दूसरी कॉन्कोबाइन नहीं रखी थी। दुनिया ने पिंगान के राजकुमार की अपनी पत्नी के साथ किए गए इस बिहेवियर की तारीफ की थी, लेकिन अगर छोटी जूजी का जन्म ना हुआ होता तो उसे कभी पता ही ना चलता कि उसका एक तथाकथित सच्चा प्यार भी था। इतने सालों तक वह इस झूठे प्यार में डूबी रही। लियू रुआन चुप हो गई। उसका मन उदास हो गया। जूजी ने अपनी माँ के बदलते मूड को भाप लिया और समझ गई कि वह अपने उस नीच पिता के बारे में सोच रही है। उसने अपने गोल मटोल छोटे हाथ आगे बढ़ाए, अपनी माँ का ध्यान खींचने की कोशिश की। उसकी इस नादान लेकिन दिल छू लेने वाली हरकत ने लियू रुआन का दिल पिघला दिया। वह खुशी से मुस्कुराई। उस बदमाश को अपने दिमाग से निकाल कर अपनी प्यारी बेटी को प्यार से सहलाने लगी। जूजी का दिल खुशी से भर गया। हालांकि एक बदमाश की तरह बिहेवियर करना थोड़ा शर्मनाक लग रहा था। बेबी, माँ का प्यार पाना कितना अच्छा लगता है। लियू रुआन ने मन की बात सुनी और महसूस किया कि उसकी बेटी को प्यार की कमी खल रही है। उसने फैसला किया कि उसे और भी प्यार देना होगा। उसने अपनी बेटी के गोल मटोल गाल पर एक चुम्बन दिया। जूजी का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह मन ही मन खुशी से चिल्लाई, मम्मी की खुशबू कितनी अच्छी है। मम्मी ने मुझे चूमा। मम्मी के होठ कितने मुलायम है। मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। यह देख कर लीन खुशी से हंस पड़ी। क्या हमारी छोटी जूजी शर्मा रही है? छोटी जूजी कितनी प्यारी है। माँ और बेटी जब खुशी से एक दूसरे के साथ समय बिता रही थी, तभी एक बड़ा बेटा जूजी मुंह अंदर आया। माँ, मैं आपसे और छोटी जूजी से मिलने आया हूँ। वह कैसी है? उसने अपनी छोटी बहन को ध्यान से देखा। उसकी आंखें साफ और चमकदार थी और जिस तरह से वह उसे आसानी से देख रहा था, मदहोश होकर देख रही थी, वह बहुत प्यारा था। वह ठीक लग रही थी। वह सीधा खड़ा हुआ और लियू रुआन की ओर देखा। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने उस बुरी दाई को कमरे में बंद कर दिया और किसी को भी मिलने से मना कर दिया, यहाँ तक कि पिताजी को भी नहीं। और कल रात मैंने आपके नौकरों को खून की जांच का कटोरा ले जाते हुए देखा। आपको शक था कि पानी में कुछ गड़बड़ है ना? लुई रुआन ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। वह जानती थी कि उसका बड़ा बेटा हमेशा से ही समझदार था और उसने जरूर कुछ गड़बड़ महसूस की होगी, लेकिन उसकी बेटी की अंदरूनी आवाज का मामला इतना अजीब था कि उसे सीधे तौर पर समझना मुश्किल था। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने ऊपर देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, मुझे मुंह, तुम अपने पिता के बारे में क्या सोचते हो? मुझे मुंह ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या आप सच में चाहती है कि मैं बताऊं माँ? क्या आपको याद है जब उत्तराधिकारी का नाम तय करने का समय आया था, मैंने कहा था कि मेरा उपाधि विरासत में लेने का कोई इरादा नहीं है, और उसके तुरंत बाद अफवाह फैल गई कि कोंकोबाइन जांग से पैदा हुआ दूसरा भाई उत्तराधिकारी बनेगा। मुझे उस समय यह अजीब लगा था। लड़ी जांग एक सतर्क महिला है। अगर वे उत्तराधिकारी नहीं भी होता तो भी वह ऐसी अफवाह भी कभी नहीं फैलाती। फिर पिता दरबार गए और महाराज को बताया कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि उत्तराधिकारी बस उनकी आधिकारिक पत्नी से ही पैदा हो, और सम्राट से तीसरे भाई को उत्तराधिकारी घोषित करने का रिक्वेस्ट किया। उस समय कई अधिकारियों ने पिता की निष्ठा की तारीफ की थी। पति ने कहा कि पिंगान का राजकुमार एक अच्छा दामाद है और दादी उसे प्रमोटेड करने के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। उसके बाद पिता की प्रतिष्ठा का एक समर्पित पति के रूप में फैला सकते थे, और तभी से वह इंसान जिसने तब से एक छोटा पद संभाला था
जिन्होंने अपने पिता की उपाधि विरासत में पाई थी और दादाजी की मदद से उन्हें राजस्व मंत्रालय में प्रमोट किया गया था। उस समय से मुझे हमेशा यह महसूस होता था कि पिता उतने सरल और ईमानदार इंसान नहीं थे जितने वे दिखते थे। मैंने तुमसे कई बार पूछा कि पिता तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर करते थे, तुम्हें याद होना चाहिए है ना। जैसे ही लिउरुआन ने पीछे मुड़कर सोचा, एक अजनबी उदासी ने उसे घेर लिया। उसका बेटा इतने लंबे समय से उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था और वह प्रेम में डूबी हुई सब कुछ अनसुना और अनसुना करती रही। जूजी ने महसूस किया कि उसकी माँ का मिजाज फिर से बिगड़ने वाला है और उसने जल्दी से दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया ताकि वह निराशा में न डूब जाए। माँ, वो कमीना बाप तुम्हारे दुख के लायक नहीं है। उसने बड़बड़ाते हुए माँ का ध्यान खींचने की कोशिश की। समझदार जुजिमो ने तुरंत देखा कि उसकी छोटी बहन कितनी होशियार है। वह मुस्कुराते हुए उसके पास झुका। यह छोटी बच्ची लिटिल जूजी काफी होशियार लगती है। इसे तो लोगों को दिलासा देना भी आता है। उसने एक्साइटेड होकर हाथ बढ़ाया। जुजिमो ने गाल छुआ। जूजी ने अपने बड़े भाई की मुस्कुराती आंखों को देखा और मन ही मन बुदबुदाई। इसमें कोई हैरानी नहीं की। कहते हैं कि छोटी आंखों वाले ही असली मास्टरमाइंड होते हैं। उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि वह कमीना बाप धोखेबाज है, जैसा कि सबसे बुद्धिमान इंसान से उम्मीद थी, जो सबसे जल्दी मर भी जाता है। जुजिमो के दिमाग में गूंजती तारीफों की बौछार ने उसे स्तब्ध कर दिया। ये क्या बकवास है, मेरी छोटी बहन बोल रही है। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाता, उसकी छोटी बहन के अंतर आत्मा ने उस पर एक बड़ा खुलासा कर दिया। असल में माँ लुई रुआन को जल्द ही बीमारी से मरना था और उस कमीने बाप द्वारा मार दिया जाना था ताकि वह अपनी सच्ची प्रेमिका से शादी कर सके। जब बड़े भाई को कुछ गड़बड़ का पता चला तो उसने तुरंत जांच शुरू कर दी। माँ की मौत ठीक उसी समय सम्राट ने उसे एक शत्रु राष्ट्र में राजनयिक मिशन पर जाने का आदेश दिया। लौटते समय बड़े भाई पर घात लगाकर हमला किया गया। जब वह बाल बाल बचकर लौटा वह पूरी तरह से टूट चुका था और एक अंधकारमय अजीब इंसान में बदल गया था। सम्राट का 9000 साल पुराना अद्वितीय योद्धा सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए उसने वफादार मंत्रियों की हत्या की, अच्छे लोगों को फंसाया और अनगिनत अन्याय किए और अंत में 5 घोड़ों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। जैसे ही जूजी को यह याद आया, उसने जुजिमो की उंगली को और कसकर पकड़ लिया और आह भरते हुए जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। आंतरिक रूप से बड़े भाई अब से खुद पर नजर रखनी चाहिए। लिउरुआन ने अपने बड़े बेटे के होठों के कोने पर एक हल्की सी हरकत देखी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके खुद की प्रतिक्रिया थी जब उसने पहली बार अपनी बेटी के ख्याल सुने थे। उसने अनुमान लगाया कि उसका बेटा भी उन्हें सुन सकता है और उसने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचते हुए 5 घोड़ों द्वारा टुकड़े टुकड़े किए जाने के बारे में सोचते हुए हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखें डर और चिंता से भर गई। जुजिमो ने अपने सदमे को दबाया और जल्दी से सिचुएशन को समझा। मेरी यह नवजात बहन भविष्य देख सकती है, इसमें कोई हैरानी नहीं कि माँ का मन अचानक बदल गया। यह छोटी जूजी की क्षमता से ही संभव जुड़ा होना चाहिए। उसने सोचा कि क्या कोई और भी उसे सुन सकता है। उसने फैसला किया कि उसे अपनी बहन की इस अजीब क्षमता का परीक्षण करना होगा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बुरे इरादे वाला इंसान इसके बारे में पता ना लग ले। एक जोरदार घोषणा, महाराज राजकुमार आ गए हैं, सुनकर तीनों चौंक गए। इस बार भले ही जुजिमो अपनी बहन के ख्याल नहीं सुन पा रहा था, लेकिन वह उसके चेहरे से ही समझ गया कि वह गुस्से में बड़बड़ा रही है। उसने पहले ही जू शियावांग की आवाज सुनी थी। मेरी प्यारी, मैंने सुना है छोटी जूजी जाग गई है। अपनी पत्नी और बेटे को कोई रिएक्शन ना देते देख और थोड़ा अजीब सा बिहेवियर करते देख वह जल्दी से दौड़कर जूजी के पास गया और एक प्यारे पिता का दिखावा करते हुए उसे देखने लगा। मैं कल रात बहुत चिंतित था। छोटी जूजी के इतने भयानक कष्ट सहने के ख्याल ने मुझे पूरी रात जगाए रखा। लो, मुझे इसे गोद में लेने दो। उसने अपने बड़े बेटे को एक तरफ धकेल दिया और जूजी की ओर बढ़ा। लिउरुआन अपनी बेटी के रहस्य के उजागर होने के डर से उसे रोकने ही वाली थी, लेकिन पिंगान के राजकुमार ने पहले ही बच्ची को गोद में उठा लिया था। लिउरुआन का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर वह बच्ची को वापस छीनने की कोशिश करती तो इससे और ज्यादा ध्यान आकर्षित होता। उसने अपनी चिंता को दबाया और राजकुमार की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। पिंगान ने लिउरुआन को उलझन में देखा। मेरी प्यारी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फिर उसने अपने हाथ से बच्ची के माथे को छुआ। शुक्र है बुखार उतर गया है, नहीं तो मुझे शाही चिकित्सक को बुलाने के लिए महल जाना पड़ता। उसने अपनी बाहों में अपनी बेटी को देखा जो उसे अस्वीकार करती हुई प्रतीत हो रही थी। उसे यह अजीब लगा। लिउरुआन और जुजिमो दोनों ने चैन की सांस ली। शुक्र है, ऐसा लग रहा था कि उसे छोटी जूजी का रहस्य पता नहीं चला था। लेकिन जूजी एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। एक शरारती अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जू शियाओ दंग रह गया। ये क्या मैंने अभी अभी एक नवजात बच्चे के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखी। सदमे में डूबे जू शियाओ को अचानक अपने हाथों में एक गर्म गीला एहसास हुआ। उसने अविश्वास से बच्ची की ओर देखा। क्या ये पेशाब है? कहीं बच्चा गिर न जाए, इस डर लिउरुआन ने जल्दी से अपनी बेटी को वापस ले लिया। तुम नन्ही शैतान, तुमने अपने पापा पर पेशाब क्यों किया? एक प्यारे पिता की छवि बनाए रखने के लिए पिंगान के राजकुमार ने जबरदस्ती मुस्कुराया। इसका मतलब है कि छोटी बच्ची अपने पापा को पसंद करती है। ये मेरा सौभाग्य है। लिउरुआन ने अपनी बेटी के मन में चल रहे खुशी भरे ख्याल सुन लिए। देखो, और उसे इसके लिए हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने अपने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए अपने बच्चे को गोद में ले लिया और
जू शियाओ की और एक नज़र भी नहीं डाली। जू शियाओ को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपने आने के असली कारण के लिए माहौल तैयार किया। वैसे ल्यूरवान, हमें अभी भी छोटी जूजी का नाम तय करने की जरूरत है। ल्यूरवान ने ऊपर देखा, उसकी निगाहें कहीं दूर थी। क्या आप भूल गए हैं पतिदेव, जब छोटी जूजी मेरे गर्भ में थी तब हमने इस बारे में बात की थी। अगर लड़का होता तो हम उसका नाम जूहो रखते, और अगर लड़की होती तो जूजी। जू शियाओ रुका, फिर अपनी लापरवाही छिपाने के लिए जल्दी से हंस पड़ा। मैं आजकल कामों में इतना बिजी था कि इतनी जरूरी बात भूल ही गया। मेरी याददाश्त दिन ब दिन खराब होती जा रही है, मुझे शर्म आनी चाहिए। जूजी ने उसकी तरफ आंखें घुमाई और मन ही मन शिकायत की। मुझे यकीन है कि आप शैनी युवान के साथ अपने दुखद प्रेम प्रसंग में व्यस्त थे। आपकी याददाश्त इतनी खराब है। आपने शोनी युवान के पूर्व मंगेतर से करीब 10 साल तक दुश्मनी रखी है और उसे परेशान करने के लिए बार बार उस बात का जिक्र करते रहते हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वे आपको कोई महान रोमांटिक हीरो समझते होंगे। अपनी बेटी के आरोपों को सुनकर लुई रुआन का क्रूर पक्ष फिर से भड़क उठा और उसके मन में एक प्लानिंग बनने लगी। अपनी आंखों में चिपी निर्दयता को छिपाते हुए उसने कोमल प्यार का दिखावा किया। पतिदेव, काम कभी खत्म नहीं होता, आपकी सेहत सबसे जरूरी है। जूजी को लगा कि पिंगान के राजकुमार के झांसे में लिऊ रुआन झांसे में आ गई है और उसने गुस्से में पैर पटके, मेरी प्यारी माँ, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। एक नीच इंसान तभी ईमानदार होता है जब उसकी तस्वीर दीवार पर टंगी होती है। उसके झांसे में दोबारा मत आना। पिंगान के राजकुमार ने लुई रुआन का हाथ पकड़ा और गहरी भावना से कहा, लिऊ रुआन, जब तक यह तुम्हारे लिए, हमारे परिवार के लिए है, तब तक ठीक है। जब तक तुम मुझे समझती हो, कोई भी मुश्किल बहुत बड़ी नहीं है। तभी एक नौकरानी अंदर आई, मालकिन, यह बुरी खबर है, घर के पीछे वाले छोटे से घर में आग लग गई है। लिऊ रुआन ने सुना कि यह वही कमरा था जहाँ बच्चे बदलने वाली दाई और अनजान बच्चा रखे गए थे। वह बाहर से घूर कर देखने लगी, बिना किसी कारण के आग कैसे लग सकती है, उस बुढ़िया और बच्चे का क्या होगा। नौकरानी के जवाब देने से पहले ही जू शियाओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगर वह दादी और पोता मर गए हैं तो मर गए हैं। तुमने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं जाकर आग बुझाता हूँ, तुम आराम करो और ठीक हो जाओ। इतना कहकर वह चला गया। लिऊ रुआन उसकी पीठ को देखती रही, उसकी आंखों में चमक थी। पहरेदारों को बिना बताए घर में आग लगा देना उसके साथ सोने वाले आदमी के अलावा और कौन हो सकता है। और जूजी मो, जो जुशाओ के आने के बाद से चुप था, अब उसे सब कुछ और भी क्लियरली दिखाई दे रहा था। उसने अपनी नजरें झुका ली और कहा, माँ, मैं भी अब चलता हूँ। अपने बड़े भाई के सचमुच उसी अंधकारमय रास्ते पर चलने के डर से जिसका वर्णन लिटिल जूजी ने किया था, उसने उसके जाने से ठीक पहले उसे आवाज दी, जूजीमो, अगर एक दिन तुम दरबारी अधिकारी बनना चाहो तो माँ तुम्हारी मदद करेगी। वह खुद भी इस काम में हाथ गंदा करने को तैयार थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके बच्चे अपने हाथ साफ रखेंगे। जूजीमो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ आया कि उसकी माँ किस बात को लेकर चिंतित है। उसने अपनी बात क्लियर कर दी, सावधान रहो माँ, अगर एक दिन मुझे किसी ऊंचे पद पर आसीन होना पड़ा तो वह बस इसलिए होगा क्योंकि मुझे किसी ऐसे इंसान को मारना होगा जिस तक मैं आसानी से नहीं पहुंच सकता। अभी के लिए मुझे खलनायक बनने की कोई इच्छा नहीं है। मैं अब चलता हूँ। जूजीमो ने मन ही मन कहा, जब तुम्हें जरूरत होगी माँ तुम्हें अपना सब कुछ देगी। मैं तुम्हारा रास्ता मुश्किल नहीं होने दूंगी। जब कमरे में बस माँ और बेटी रह गए तो मुखिया ने प्रवेश किया और धीमी आवाज में सूचना दी, जैसा कि आपने अनुमान लगाया था मेरी मालकिन, हमने कल रात पैटर्निटी टेस्ट के पानी की जांच की। इसमें वाकई कुछ गड़बड़ थी। मैंने अभी चुपके से जाकर देखा, आया जलकर मर गई, लेकिन बच्चा लापता है। यह खबर सुनकर लिऊ रुआन की आंखें लाल हो गई, लेकिन साथ ही उसका दिमाग भी साफ हो गया, क्योंकि तुमने मुझ पर कोई दया नहीं दिखाई, इसीलिए मुझे दोष मत देना, निर्दयी। नौकरानी जूजी के कपड़े बदलते हुए घबरा कर बोली, महारानी, क्या हमें उस बच्ची को ढूंढने के लिए लोगों को भेजना चाहिए, भले ही यह बच्चा इसे कितना भी प्यार करता हो। लिऊ रुआन के चेहरे पर भाव उमड़े, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जूजी की क्लियर निगाहों से मिली, वह भाव गायब हो गए। उसने धीरे से मुस्कुराया, कोई जरूरत नहीं, आखिरकार वह छोटी यू जैसी ही है। यह सब माता पिता की गलती है। हमें किसी बच्चे के पीछा करके उसे क्यों मारना चाहिए। अपनी माँ की बातें सुनकर जूजी की आंखों में तारीफ भर गई और वह खुशी से मुस्कुराई। ऊपर देखते हुए लिऊ रुआन की आंखों में दिख रहे दृढ़ निश्चय को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उस क्लास को देखो, कितनी धृष्टता है। मैं अपनी माँ को सच्ची संत घोषित करती हूँ। अपनी बेटी की तारीफ सुनकर लिऊ रुआन को अपराध बोध हुआ। उसने बच्ची को मुखिया को सौंप दिया, छोटी जूजी को सुला दो। अपनी बेटी की निगाहें हटते ही उसने धीरे से आदेश दिया, खरपतवार काटो और जड़ों को उखाड़ दो, भविष्य में कोई परेशानी ना होने दो। मुखिया समझ गया कि उसकी मालकिन नहीं चाहती कि उसकी छोटी बच्ची इस तरह का अंधकार देखे और उसने लगभग न के बराबर सिर हिलाया। दूसरी जगह जूजिमा और उसका भरोसेमंद गार्ड लकड़ियों के शेड में गए आग पर काबू पा लिया गया था। उसने शांत भाव से अपने रक्षक को आदेश दिया, राजघर के सभी निकास द्वारों पर पहरा लगाओ, अगर कोई बाहर निकलता दिखे तो उसका पीछा जरूर करना। रक्षक ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया। जूजीमो ने आंसर दिया, तो हो सकता है महारानी ना चाहे कि आप इसमें दखल दे। अगर हम इस खतरे को खत्म नहीं करते तो बाद में तबाही मच सकती है।
मुझे निर्दयी बनना होगा, किसी भी हालत में मेरी माँ को इसके बारे में मत बताना। मामला सुलझने के बाद वह अचानक अपने रक्षक की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए मुड़ा। वैसे क्या मैं किसी बड़े खलनायक जैसा दिखता हूँ? रक्षक ने जोर से सिर हिलाया। महाराज, आप महान। जुजिमो ने सोचा, क्या ऐसा ही लगता है मुझ में अच्छा इंसान बनने की प्रतिभा है? माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपना वादा तोड़ दिया है। इसी बीच शाही महल में 7वें राजकुमार निंग हुई एक बार फिर बुरे सपने में फंस गए। उनके सपने में वह घोर अंधेरे में थे और शून्य से एक आवाज ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ कदम चलने के बाद अचानक रोशनी की एक स्क्रीन दिखाई दी। एक खूबसूरत महिला छोटी से पालने को धीरे से झुला रही थी और बच्ची को देखकर आह भर रही थी। रात में चमकने वाला मोती, कहीं वह सोते समय इसे चबा ना ले। जब तुम्हारी चाची ने इसे उपहार में दिया था तब तुम्हें इसे नहीं देखना चाहिए था। निंग हुई यह सीन देख रही थी और उसे बच्ची के रोने की आवाज याद आ रही थी। अक्सर उसके सपनों में यह बात आती थी। वह यह जानने के लिए बेताब था कि वह बच्चा कौन था। वह रोशनी की ओर बढ़ा, पालने में बच्चे का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा उसके पैर वही जम गए। उसने अपने पीछे तेज कदमों की आहट सुनी और उसके आसपास सब कुछ तेजी से बदलने लगा। वातावरण उस बड़े हॉल में बदल गया जहां उसने अपनी पिछले जिंदगी में सम्राट के रूप में दरबार लगाया था। इससे पहले कि वह इस बदलाव को समझ पाता, वह मुड़ा और खुद को अपने बड़े शरीर में पाया। एक पल बाद उसके पेट में एक खंजर घोंप दिया गया। निंग वाइंग की नजर उस औरत पर टिकी थी जिसने उसे चाकू मारा था। वह सुबह के कपड़े पहने थी, उसका चेहरा नफरत से भरा था। नर्क में जाओ, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए तुमने दक्षिणी यू को तबाह कर दिया और मेरे भाई को मार डाला, और फिर भी तुम सोचते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। नरक में जाओ और मेरे भाइयों के साथ जो किया है उसकी सजा भुगतो। निंग हुआंग कुछ नहीं बोला। यह सब कुछ बेतुका और अवास्तविक लग रहा था। वह इस औरत को जानता भी नहीं था, लेकिन उसके अगले शब्द ने उसकी आंखें चौड़ी कर दी। तुम्हें लगता है कि पुनर्जन्म का मतलब है कि तुम सब कुछ काबू कर सकते हो। तुमने साजिशें रची, लेकिन एक चीज जिसका तुमने ध्यान नहीं रखा वो थी मैं। उसके बाकी शब्द क्लियर हो गए। खून बहने से वह बेहोश हो रहा था। उसने अपने पेट में धसे खंजर को कस कर पकड़ा, उस औरत को धक्का दिया और कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसने अपने शरीर से निकले हथियार को अविश्वास से देखा। वह इस खंजर को अच्छी तरह जानता था। यह उसकी माँ की निशानी थी। सपना इतना अजीब था कि वह झटके से जाग गया। उसने हैरानी से अपने पेट को छुआ और जब उसे वह सही सलामत मिला तो राहत की एक गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने अपने तकिए के पास से खंजर उठाया। मुठ से आधी गर्मी ने उसे थमने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सचमुच सिर्फ एक सपना था या कोई पूर्वाभास? उसने कभी देवताओं या भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन उसके पुनर्जन्म के बाद से जो कुछ भी हुआ था वह उसके सोच को उलट रहा था। जब वह सदमे में वही खड़ा था तभी उसका निजी यूनिक आया। महाराज मास्टर मिंगाई वापस आ गए हैं। महाराज को खबर मिली कि लॉर्ड सफर से लौट आए हैं और उन्होंने उन्हें महल में बुलाया है। उसी समय उसे लगा कि उसकी बेटी फिर से बीमार हो गई है और वह घबरा कर उससे बात करने लगी। मेरी प्यारी बच्ची, तुमने छींक क्यों मारी? क्या तुम्हें सर्दी लगी है? जूजी ने लुई रुआन की चिंतित निगाहों को देखा और होश में आकर मन ही मन शिकायत की। उफ, बाल बाल बची, तो यह सिर्फ एक सपना था। माँ, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैंने कितना डरावना सपना देखा। मैंने सपना देखा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं किसी को मार डालूंगी। ऐसा लगा जैसे एक ही वार में काम तमाम हो गया। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। मुझे नहीं पता मैंने किसे मारा, लेकिन पूरे सीन में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली रोमांटिक त्रासदी का एहसास हुआ। लुईरुआन अपनी बेटी के नाटकीय मन के बात और हाथ पैर पटकने पर जोर से हंस पड़ी। वह बहुत प्यारी थी। उसने अपनी बेटी का हाथ तसल्ली से पकड़ा। तुम्हें बुरा सपना आया था है ना? डरो मत, सपने झूठे होते हैं। मेरी बेटी कितनी प्यारी है। इसी बीच उत्तरी यान शाही महल में मास्टर मिंगी अपने ठंड महल के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने निंगहुआ मिंग को अपना इंतजार करते देखा। मिंगी ने बौद्ध प्रणाम किया। अमिताभ, 7वें राजकुमार का यहाँ इंतजार करना, समझिए। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है जिसमें यह विनम्र विक्षु आपकी मदद कर सकता है? निंगहुआ का चेहरा चमक उठा जैसा कि उम्मीद थी। मैं आपसे कुछ नहीं छिपा सकता मास्टर। उन्होंने अपने ख्यालों को समेटा। गुरुजी, मुझे एक लड़की के सपने आते रहते हैं। मेरे सपनों में वह ऐसी चीजें करती है जिन पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। क्या आपको लगता है कि ये सपने सच होंगे? मिंगी ने जवाब दिया। महाराज, इस संसार में सब कुछ कर्म और फल का चक्र है। पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में फल देते हैं। सपने इसीलिए सच होते हैं क्योंकि भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है। जब निंगहुआ मिंग ने यह शब्द सुना, पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में फल देते हैं, तो उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने बिना पलक झपकाए मिंगी को घूर कर देखा। किस्मत तो तय है, मतलब मेरा भविष्य सपने जैसा ही होगा। मैं खुद एक औरत को खंजर दूंगा और उसे मुझे मारने दूंगा। निंग हैमिंग ने नजरें फेर ली और झुककर प्रणाम किया। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। बदकिस्मती से मैं किस्मत में विश्वास नहीं करता। जैसे ही वह मुड़ा, उसके जवान चेहरे पर एक डरावनी क्रूरता झलक उठी। उसने कमर पर रखे खंजर को कसकर पकड़ लिया। किस्मत, यह तो कायरों का बहाना है जो बैठ कर मौत का इंतजार करते हैं। इस बार मैं खुद अपनी जान लूंगा। तलवार थामने का इंतजार करते बैठे रहते हैं।
मैंने इस दूसरे मौके के लिए बहुत संघर्ष किया है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना होगा। उसने सारी बातें याद कर ली। तलवार पकड़े हुए मैंने उसके सपने। वह एक वयस्क था, जिसका अर्थ था कि वह महिला शिशु रही होगी, जो अब बड़ी हो चुकी थी। उसे सपने में याद आया कि उस महिला ने उस पर दक्षिणी यू को तबाह करने का आरोप लगाया था, जिसका मतलब था कि वह दक्षिणी यू से थी और उसके शाही परिवार से उसके संबंध थे। अपने पिछले जिंदगी की यादों के मुताबिक दक्षिणी यू और उत्तरी ईन सीमा मुद्दों पर शांति वर्ता कर रहे थे। शायद वह ईन दक्षिणी यू की सफर के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। एक महीना पलक झपकते ही बीत गया। लियोरुआन ने विश्राम का एक महीना पूरा किया और राजकुमार के घर पर जूजी के लिए भव्य पूर्णिमा भोज का आयोजन किया गया। बधाई हो महाराज, 5वीं बार मिस 1 मंथ सेलिब्रेशन की। उसकी आंखें और नाक तो देखो, वह बिल्कुल राजकुमारी जैसी दिखती है। लुईरुआन की बाहों में सिमटी जूजी का मूड कुछ खास नहीं था। लगातार हो रही शुभकामनाओं से वह चिढ़ने लगी थी। उसे लगा जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण भूल गई है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि क्या। अचानक एक जोरदार घोषणा ने शोर को चीर दिया। महारानी आ गई है। सभी तुरंत घुटने के बल बैठ गए। महारानी की उपस्थिति ने भोज का माहौल और भी जिंदा हो उठा। महारानी लेओयांग अपनी बहन लियूरुआन के पास गई और मुस्कुराई। आप सभी उठ जाए, आज मेरी भतीजी का पूर्णिमा का उत्सव है, इसीलिए औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। छोटी जूजी, मैं तुम्हारी चाची हूँ। जूजी ने ऊपर देखा और उसकी अद्भुत सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई। अगले ही पल उसकी भूली हुई यादें वापस आ गई। उसका दिल बैठ गया। महारानी लू रुकयांग, उसकी सगी चाची। मुझे पता था कि मैं कुछ भूल गई थी। मैं अपनी चाची की आसन्न अचानक मौत के बारे में भूल गई थी। हे भगवान, मेरी चाची आज रात मरने वाली है। महारानी लिऊ रुकुयांग दुखद प्रेम यात्री की पहली पुस्तक में खलनायक की पहली प्रेमिका थी। लिऊ परिवार मूल रूप से खलनायक महिला सहायक पात्रों को पैदा करने का कारखाना था। वह न केवल नायक की बचपन की प्रेमिका थी, बल्कि महल की अनौपचारिक गर्भनिरोध दस्ते की नेता भी थी, जो अपने बेटे को युवराज बनाए रखने के लिए अक्सर दूसरी कोंकोबाइनों को गर्भनिरोधक चाय पिलाती थी। और पहली किताब का नायक बेचारा शैनहैन आखिरकार एक महिला के प्यार में पड़ जाता है, जो सिर्फ लियू की जगह आई थी। शैनहैन के सम्राट बनने के बाद उसे शक था कि लुई लुई रुकवान उसकी नई प्रेमिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अंत में उसकी चाची, उसकी खलनायिका पहली प्रेमिका नायक के उसे वापस पाने के संघर्ष में एक मुसीबत के रूप में आकस्मिक नुकसान से मारी गई। लुई रुकवान ने कहानी की समीक्षा की, अपनी कोमल चाची को देखा और मन ही मन शिकायत की, इतनी खूबसूरत चाची खलनायिका कैसे हो सकती है। लेखक से जरूर जरूर कोई गलती हुई होगी। लुई रुकयान जूजी के बदलते भाव को देखकर खुश हुई और प्यार से उसके गाल को गुदगुदाया। देखो, छोटी जूजी की बाहों बाहों के बीच एक छोटा सा लाल तिल भी है। वह बहुत मंदिर की छोटी साध्वी जैसी दिखती है। जूजी, जो पहले से ही अपनी सुंदर मीठी खुशबू वाली चाची की दीवानी थी, उसने उसका हाथ पकड़ा और उससे लिपट गई। उस स्पर्श के साथ उसके मन के ख्याल क्लियरली सामने आ गई। मेरी बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक और अविश्वसनीय रूप से और परफेक्ट चाची को नमस्कार। लिऊ रुकवान के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। यह क्या था? क्या मैंने अभी अभी छोटी सी बातचीत सुनी? यह असंभव है। 1 महीने का बच्चा बोल नहीं सकता। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और छोटी गुस्से भरी आवाज गूंजी, मेरी प्यारी चाची आज रात मरने वाली है। उस कमीने शैनहैन का दिमाग जरूर खराब है। यानुएर को मेरी चाची की जगह लाने का ख्याल उसी का था। और अब जब यह नई चाची मरने वाली है, तो उसे अचानक उससे प्यार हो गया है। ठीक है, प्यार करो। तुम दोनों अपना उसे वापस पाने का ख्याल खेल सकते हो, लेकिन मेरी चाची को इसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? अगर तुम्हें परवाह है तो तुम उसके शरीर में एक भी अच्छी नस नहीं ढूंढ सकते। और फिर भी मेरी चाची एक साथ 2 पागलों से टकरा गई है। यह बहुत ही घिनौना है। मैं तुम दोनों को, मेरी प्यारी चाची को बर्बाद नहीं करने दूंगी। गुस्से में भरी जूजी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ख्यालों ने यूरक्वान को कितना बड़ा झटका दिया है। वह बिजली गिरने की तरह वही जम गई। छोटी जूजी ने कहा कि शैनहन मुझे मारना चाहता है, लेकिन अगर वह सिर्फ झूठ बोल रही है तो उसे यानुएर के बारे में कैसे पता चला? वह यानुएर जिसका जिक्र छोटी जूजी ने किया था, वह दूर महल में रहने वाली वही नॉवेल लड़ी होगी, जो मुझसे बहुत मिलती जुलती है। चैन हैन ने उससे कहा था कि उसे यानुएर को सिर्फ मेरे लिए अपनी तड़प को शांत करने के लिए चुना था। उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। यह सोचकर कि उसका पति, इतने सालों का उसका साथी, उसे मारना चाहता है। लुई रुकवान की आंखों में आंसू भर आए। वह दुखी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे आक्रोश से भर गई। उसने अपनी पदवी के लिए इतना बलिदान दिया, और जब वह ऐसा कर रही थी तब उसका किसी दूसरी औरत से अफेयर चल रहा था। अब वह और उस औरत के लिए उसे जान से मारने वाला था। लिउरवान ने अपनी बहन के चेहरे पर कुछ गड़बड़ देखी और उसे शक हुआ, मेरी बहन ने भी हमारी बेटी के मन की बात सुन ली होगी। उसने उसे धीरे से धक्का दिया। बहन, क्या हुआ? रुकवान अचानक होश में आई और जबरदस्ती मुस्कुराई। लिउरवान, कितने दिनों से मिले नहीं है। मैं आज रात तुम्हारे साथ रुककर बातें करना चाहती हूँ। लिउरवान तुरंत मान गई। मुझे बहुत खुशी होगी। लिउरवान मुड़ी और अपनी दासी को निर्देश दिया, मेरा टोकन महल में ले जाओ और सम्राट से उसकी कृपा मांगो। उनसे कहो कि मैं पिंगान के राजकुमारी के घर पर रात बिताना चाहती हूँ, ठीक उसी तरह जैसे उससे पहले लुई रू क्यांग। आप अब प्यार से तंग आ चुकी थी और उस नीच को कुचलने के लिए तैयार थी। सम्राट को उनके द्वारा किए गए वादे याद दिलाने का समय आ गया था। किसी पुरुष का दिल भटक जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस इसे निकालना था। जूजी क्लियरली हैरान थी। क्या हो रहा है? मैं तो जी भर के रोने को तैयार थी ताकि वो रात भर रुक सके, लेकिन मुझे तो एक्टिंग करने का मौका भी नहीं मिल रहा। इसी बीच 1 महीने की मुश्किल सफर के बाद उत्तरी इन के दूत आखिरकार दक्षिणी इन की राजधानी पहुंच गए।
जैसा ही वह शहर में प्रवेश करने वाले थे वह रुक गए। काफिले के रुकने के बाद कोई निंग हुआइंग की गाड़ी के पास आया। महाराज, हम लगभग राजधानी पहुंच चुके हैं। आज हम शहर के बाहर आराम आराम क्यों नहीं करते? निंग की के सेवक ने पर्दा हटाया और देखा कि अभी सुबह का समय है, तो उसने कहा, शहर में जल्दी जाने के बजाय आप चाहते हैं कि महाराज बाहर रुककर आराम करें। इसका क्या मतलब है? दूत ने सेवक की बात अनसुनी कर दी और सीधे निंग हुआ से बोला, महाराज, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, यह एक कूटनीतिक बातचीत है। अगर हम शहर में जल्दी जाते हैं तो दक्षिणी इन इसे इस बात का संकेत समझ सकता है कि उत्तरी इन उनसे डरता है। अगर दक्षिणी अमेरिका शांति वार्ता को लेकर सीरियस है तो वे स्वाभाविक रूप से हमारा स्वागत करने के लिए किसी को भेजेंगे। निंग हैमिंग ने दूतों के अनादर को अनदेखा करते हुए विनम्रता से कहा, वह मैं समझ गया, मैं लापरवाह था। ऐसे में परिचारक ने पर्दा गिरा दिया और शहर के बाहर सराय में आराम करो। निंग हैमिंग के चेहरे से डर का भाव गायब हो गया। वे मुझे शहर से बाहर रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी सब्र की तारीफ करनी होगी। पूरे 1 महीने तक इंतजार करने के बाद अब जब हम राजधानी में हैं तो उन्होंने अपना कदम उठाया है। उनके सेवक ने बाहें चौड़ाई। महाराज, आपकी आंखों का रंग। निंग हुआंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। कोई बात नहीं, चुपचाप रहना हमेशा बेहतर होता है। वैसे मैंने जो तैयारियां करने को कहा था वे कैसी हैं? सेवक ने आदरपूर्वक आंसर दिया, जरूर, चिंता न करें महाराज, सब कुछ तैयार है। निंग हेमिंग ने सिर हिलाया। अच्छा, आज रात तो नींद नहीं आएगी। फिर उन्होंने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अपने हथियारों के जाल में फंसने का इंतजार करती हुई दावत के बीच में ही एक रोती हुई महिला अंदर आई और महारानी से न्याय की भीख मांगने लगी। मेहमानों के बीच उत्सुकता और गपशप भरी निगाहों से देखते ही जीवंत माहौल थम गया। महारानी ने नीचे देखा और पाया कि घुटनों के बल बैठी महिला नए शीर्ष विद्वान की बहन थी। उन्होंने बाहें चौड़ाई और पूछा, क्या हुआ है? विद्वान की बहन ने अपना सिर नीचे झुका लिया। हकलाते हुए बोली, कुछ बोल नहीं पा रही थी। जूजी को अचानक याद आया कि उसके पूर्णिमा भोज में उसके तीसरे भाई के साथ भी कुछ ड्रामा हुआ था। अपनी बेटी के ख्याल सुनकर लियुरवान का दिल बैठ गया। अनजान जूजी ने जल्दी से पूरी कहानी याद करने की कोशिश की, क्योंकि तीसरे भाई को शुरू में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। इसीलिए उस नीच पिता ने उसे अपने संरक्षण में लेकर पढ़ाया, लेकिन असल में वह उसे निकम्मा बना रहा था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, तीसरा भाई शराब पीने, जुआ खेलने और अय्याशी करने लगा। लेकिन उस नीच पिता के झूठ के कारण माँ को कभी पता नहीं चला। तीसरे भाई के पतन मेरे पूर्णिमा भोज के दिन से शुरू हुआ। उसने अनुचित व्यवहार किया और नए शीर्ष विद्वान की बहन को नाराज कर दिया। लेकिन माँ और महारानी चाची ने सोचा कि लड़की झूठे आरोप लगा रही है। उसे न केवल न्याय नहीं मिला, बल्कि सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा भी की गई। अपमान सहन न कर पाने के कारण वह घर गई और उसी रात आत्महत्या कर ली। तब से शीर्ष विद्वान ने यहूदी परिवार के प्रति द्वेष। अंत में उसने तीसरे भाई पर सम्राट की एक कंकोबाइन के साथ संबंध बनाने का झूठा आरोप लगाया और सम्राट से उसके हाथ पैर कटवा दिए। लुईरवान चौंक गई। उसका बेटा उत्तराधिकारी, जिसे उच्च सम्मान मिलना चाहिए था, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। उसकी नाक के नीचे ही सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि वह रक्षकों द्वारा पीटने के लिए बाहर घसीटा जा रहा है और दोनों चाहिए था। वह इतनी गुस्सा थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी और उसके मन में बदले की भावना उमड़ रही थी। विद्वान की बहन की दबी हुई सिसकियों ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि इसी के बारे में कैसे बात करूं। अपने बेटे के अंधकारमय भविष्य के बारे में सोचते हुए लियुरवान जानती थी कि वह आज रात इस युवती को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकती। उसने तुरंत अपनी नौकरानी को अपने तीसरे बेटे को लाने का आदेश दिया। फिर वह नीचे गई और खुद विद्वान की बहन को उठने में मदद की। मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ। क्या तुम महारानी और मेरे साथ बगल वाले हॉल में आकर अकेले में बात करना चाहोगी? विद्वान की बहन ने डरते हुए सिर हिलाया। बगल वाले हॉल में तीसरा बेटा जूजी जियान उत्साह से दौड़ता हुआ आया। माँ, आपने मुझे बुलाया? इससे पहले कि वह पास भी आ पाता, लियुरवान ने उसके चेहरे पर चाय का प्याला फेंक दिया, जिससे वह तुरंत होश में आ गया। इतनी कम उम्र में ही इतना बिगड़ा हुआ और बेशरम। देखो तुमने क्या कर दिया। जूजी जियान ने आखिरकार अपनी माँ के पीछे खड़ी लड़की को देखा और अपमानित महसूस करते हुए मजाक उड़ाया। माँ, मैंने तो बस उसके कपड़े थोड़े से खींचे थे। क्या सच में ये इतनी बड़ी बात है? यह देखकर जूजी को गुस्सा आ गया। बिल्कुल है माँ, जल्दी करो और उसे रस्सी से बांध कर कोड़े मारो। अगर अभी नहीं मारे तो बाद में उसकी कब्र पर पैर रखोगे। अपने बेटे को फिर भी पश्चाताप ना करते देख लियुरवान ने एक नौकरानी से उसके घुटनों पर लात मरवाई, जिससे वह विद्वान की बहन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। फिर उसने उस युवती की ओर मुड़कर कहा, मैं माफी चाहता हूँ। मेरी बुरी हरकतों की वजह से तुम्हें ये शिकायत है। आज तुम उसे जो भी सजा देना चाहोगी मैं दूंगी। विद्वान की बहन ये सुनकर हैरान रह गई कि राजकुमारी उससे माफी मांग रही है। जूजी आंगे ने चुनौती भरे लहजे में चिल्लाकर कहा, माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इस महल का वारिस हूँ। महारानी ने शांत भाव से कहा, क्या ऐसा है तो मुझे हैरानी होता है कि क्या महारानी होने के नाते मुझे तुम्हें सजा देने का कोई अधिकार नहीं है? रक्षकों, वारिस ने बड़ों का अनादर किया है, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ और छड़ी से 20 जोरदार कोड़े मारो। जूजी मन ही मन खुश हुई। अच्छा, इसे मारो। अगर अभी नहीं मारा तो बाद में जरूर मुसीबत खड़ी करेगा। महारानी और माँ सबसे अच्छी है। जब विद्वान की बहन ने जूजी आन को घसीट कर बाहर लाया तो उसका गुस्सा शांत हो गया। महारानी और राजकुमारी ने आगे कहा, कल मैं अपने इस बिगड़े हुए बेटे को आपके घर माफी मांगने के लिए
लाऊंगी। क्या यह व्यवस्था आपको मंजूर है? विद्वान की बहन ने झुककर अभिवादन किया। मुझे आपके महाराज और महारानी से इतनी समझदारी और न्याय की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उत्तराधिकारी अपनी गलती मान चुका है, इसलिए मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं चलती हूँ। विद्वान के परिवार का मामला सुलझ गया, लेकिन उनके तीसरे बेटे का मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। लियुरवान उसे सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उन्होंने एक नौकरानी को जूजी को आराम करने के लिए वापस ले जाने का आदेश दिया। जूजी जाने को तैयार नहीं थी। वह संघर्ष कर रही थी। वह नाटक देखने के लिए रुकना चाहती थी, लेकिन कोई उसे जाने नहीं दे रहा था। जैसे ही जूजी दूर चली गई, लियुरवान का चेहरा घर की मालकिन के अधिकार से सख्त हो गया। पहरेदारों, आसपास के सभी लोगों की जांच करो। जो भी उसके भोग विलास को बढ़वा देता पाया जाएगा, उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। जब नौकरानी जूजी को उसके कमरे में वापस ले जा रही थी, तो वह बगीचे से गुजरी। जूजी ने चमकते हुए पूर्णिमा के चांद की ओर देखा और आह भरी। पलक झपकते ही काफी समय हो गया जब मैं इस घटिया नॉवल में आ गई। पता नहीं मैं कभी वापस जा पाऊंगी या नहीं। हालांकि अब मेरी माँ है, फिर भी मुझे अपने फोन और कंप्यूटर की याद आती है। काश मैं उत्सुक ना होती और इस नॉवल पर क्लिक ना करती, सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम तीसरी किताब के नायक से मिलता जुलता था। काश मैं कीबोर्ड वॉरियर ना बनती और इस किताब को कुछ मनोरोगियों की कहानी ना कहती। काश मुझे किसी दूसरे पाठक ने ना कहा होता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे बेहतर कर सकती हो तो करो। तब मैं सचमुच यहाँ इस परेशान करने वाले नॉवल में एक असहाय बच्ची बनकर ना पहुंचती। जैसे ही वह आह भर रही थी, काले कपड़े में एक आदमी एक चट्टानी बाड़ी के पीछे से कूद पड़ा। बिजली की रफ्तार से उसने नौकरानी की गर्दन पर वार किया, फिर बहरेपन से गिरती हुई जूजी को पकड़ लिया। उफ, बाल बाल बच गए। लगभग इतनी दूर आने के बाद बंदक को छोड़ना पड़ा। बिना कुछ कहे उसने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और वहां से भाग गया। एक जूनियर नौकरानी डर के मारे देखती रह गई जब छोटी बच्ची को अगवा कर लिया गया। जब वह आखिरकार होश में आई तो मदद के लिए चिल्लाई, कोई मदद करो, एक हत्यारा है। जूजी ने शांति से यह बात मान ली कि उसका अपहरण हो गया है, लेकिन उसके चेहरे से बहते आंसुओं को स्वीकार किया। अलविदा माँ, मैं आज रात रवाना हो रही हूँ। अलविदा मेरी शर्मनाक अतीत और पागलों से भरी इस दुनिया को। मैं दुनिया घूमने जा रही हूँ। इसी बीच शहर के बाहर एक सराय में काले कपड़े पहने कुछ आदमी चुपके से निंग हुआंग के कमरे में घुस आए। उन्होंने तलवारें खींच कर बिस्तर की ओर बढ़े। चादर के नीचे कुछ उभरा हुआ देखकर उन्होंने बिना झिझक के वार कर दिया। लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब उन्होंने तलवारें बाहर निकाली तो वे हंस के पंखों से ढकी हुई थी। वे समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने चादर हटाई और देखा कि वहां सिर्फ दो तकिए थे। काले कपड़े पहने आदमियों में से एक गुस्से में दहाड़ा, हमें बेवकूफ बनाया गया है। वह बच्चा निंग हुआंग तो कमरे में ही नहीं, वह उसके पीछे शहर चला गया होगा। अगर तुम्हें उसकी उम्र का कोई बच्चा दिखे तो उसे वही मार डालो। गलत को मारना बेहतर है, बजाय उसे भागने देने के। शहर में वापस काले कपड़े पहने उस आदमी ने जिसने जूजी को अगवा किया था, असल में उसे शहर से बाहर ले जाने की प्लानिंग बनाई थी। लेकिन उसे हैरानी हुआ कि यहूदी परिवार ने अविश्वसनीय तेजी से शहर के दरवाजे बंद कर दिए थे और यहाँ तक कि शहर की गश्ती टीम को भी तैनात कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसे पहले छिपाना होगा और फिर सुबह चुपके से निकलने की कोशिश करनी होगी। जैसे ही वह हिचकिचाया, शहर की गश्ती टीम उस गली की ओर दौड़ी जहाँ वह छिपा हुआ था। उस आदमी ने अपनी बाहों में बच्ची को देखा और दांत पीसते हुए कहा, मैं बच्ची के साथ हिल नहीं सकता, मुझे इसे अभी छिपाना होगा। गश्ती टीम के जाने के मैं इसे लेने वापस आऊंगा। जूजी ने उस आदमी के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। यार, अगर तुम्हें मुझे अगवा करना ही है तो कर लो, लेकिन क्या तुम मेरा चेहरा नहीं ढक सकते? मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इस दुनिया के लोगों को चेहरा ढकने का इतना जुनून क्यों है? अपना फैसला कर लेने के बाद उस आदमी ने जूजी के मुंह से अपना हाथ हटाया। जैसा ही वह चीखने वाली थी, उसने जल्दी से उसके मुंह में कुछ ठूंस दिया ताकि वह चुप रहे और उनके ठिकाने का पता न चल सके। जूजी ने अभी सांस ली ही थी कि उसका मुंह फिर से बंद कर दिया गया। उसने झंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई। उस आदमी ने उसकी तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए उसे जमीन पर लिटाया और एक खाली टोकरी से ढक दिया। फिर वह यह सोचकर तेजी से गली से निकल गया कि उसकी प्लानिंग अचूक है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वह निकला, भिखारी के वेश में एक छोटा बच्चा गली में आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि भैंस बदला हुआ निंग हैमिंग था, जो अपने ही हथियारों से भाग रहा था। एक बात तो यह थी कि भैंस ने हथियारों को धोखा दे दिया था, लेकिन एक के बाद एक शहर व्यापी लॉकडाउन ने निंग हैमिंग की सारी प्लानिंग चौपट कर दी थी। राजधानी के लेआउट से अनजान होने के कारण उसने कुछ देर के लिए एक गहरी गली में छिपने का फैसला किया। वह टोकरियों के ढेर के पास गया। जैसे ही वह एक टोकरी उठाने वाला था, उसने अपने सामने रखी टोकरी को बोलते सुना, तुई, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम चाहे खुद को कितना भी चालाक समझो, कोई ना कोई हमेशा तुमसे ज्यादा चालाक होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक छोटा सा अखरोट मुझे चुप करा सकता है? अगर निंग हैमिंग को अपने पिछले जन्म की यादें और शांत स्वभाव ना होता तो वह चीख कर खुद को बेनकाब कर देता। टोकरी के अंदर बैठी जूजी बेखबर उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने हताशा में हार मान ली। धिक्कार है इन बेकार छोटी बुझाओं पर। अगर वह हिल नहीं सकती तो उसे बस चीखना ही पड़ेगा। उसने गहरी सांस ली, रोने और अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने की तैयारी में। अगले ही पल टोकरी अचानक उससे हट गई। एक बच्चा और एक लड़का चुपचाप एक दूसरे को घूर रहे थे। निंग हैमिंग ने जूजी को घूरते हुए देखा। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। टोकरी के नीचे बच्चा क्यों है और इतना छोटा बच्चा अभी से कैसे बोल सकता है? जूजी ने देखा कि उसे एक बच्चा मिला है, लेकिन उसने सोचा कि वह बच गई है। अचानक कोने से तेज कदमों की आवाज आई। निंग हैमिंग का दिल घबरा गया। हत्यारे जरूर पहुंच गए होंगे। उसके पास बोलने वाले बच्चे के रहस्य पर सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत उसे उठाया और टोकरी को वापस उन दोनों के ऊपर रख दिया। जूजी हैरान रह गई। रुको, तो तुम मुझे बचाने नहीं आए हो, तुम तो मेरी छिपने की जगह छीनने आए हो।
कदम उनकी टोकरी के ठीक सामने रुक गई। निंग हैमिंग घबरा गया। उसे डर था कि उसकी गोद में मौजूद बच्चा कोई आवाज निकाल देगा और उनका राज खुल जाएगा। उसने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और फिर उसने सुना, लो फिर वही, तुम पहले नहीं हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हो। तुम मुझे बचाने भी नहीं आओगे और अब तुम मेरी जगह पर बैठकर मेरा मुंह ढक ढक रहे हो। कितना परेशान करने वाला है, अंधेरे में हमेशा मुंह ही क्यों छिपा रहता है। निंग हैमिंग चमक गया। मैं उसका मुंह ढक रहा हूँ तो वह बोल कैसे सकती है, वैसे भी वह बोलने लायक उम्र की नहीं है। एक पल बाद उसे यकीन हो गया, वह बच्ची के मन की बातें सुन रहा था। लेकिन कैसे, क्या उसने उसे के मन की बातें सुन ली? इस सिचुएशन में सही जगह पर है तो तुम यहाँ थी। इस सिचुएशन में उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसका पीछा कर रहे लोग अब बोलने लगे थे। बॉस, मैंने उसे अपनी आंखों से इस तरफ भागते देखा। हम उसे कैसे खो बैठे, निकम्मा, एक बच्चे को भी संभाल नहीं सकता। चलो चलते हैं, खोजते रहो। अगर वह सच में भाग गया तो बाद में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। आदमियों की जाने की आवाज सुनकर निंग हैमिंग ने टोकरी उठाने से पहले एक पल इंतजार किया। उसने जूजी को नीचे उतारा और चारों ओर देखा। उसे डर था कि वह उसे वही छोड़ देगा, इसीलिए उसने जल्दी से उसकी कमीज का कोना पकड़ा और उसे एक प्यारी सी विनती भरी मुस्कान दी। उसने मन ही मन कहा, चलो ना, हमने एक ही टोकरी साझा की थी, क्या तुम मुझे बचाओगे? मेरा अपहरण हो गया था, अगर तुम मुझे घर ले जाओगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी बहन बनी रहूंगी। यह सुनकर निंग हुआइंग का चेहरा भावहीन हो गया। उसे अपने सपनों के बच्चे की याद आ गई, वह बच्चा जिसके साथ उसका कोई रहस्यमय संबंध था। मैं महंगे कपड़ों में सजी एक नवजात बच्ची, क्या यह महज एक इत्तेफाक था? वह मुड़ा और घुटनों के बल बैठ गया, मानो खुद से बात कर रहा हो, लेकिन चुपके से जूजी के ख्यालों को जानने की कोशिश कर रहा था। लगता है हम दोनों एक ही नाव पे सवार है, दोनों को उनके परिवारों ने छोड़ दिया है, लेकिन तुम बहुत छोटी हो, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? जूजी को पता नहीं था कि उसके ख्याल प्रसारित हो रहे हैं और वह रो पड़ी। मेरे पास मेरी मुट्ठी से भी बड़ा एक रात में चमकने वाला मोती है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं शायद तुम्हें दे दूं। निंग हैमिंग का शक बढ़ गया। उसके सपने में दिख रही बच्ची भी रात में चमकने वाले मोती के प्रति अशक्त थी। क्या वह जिस बच्ची को खोज रहा था वही उसके सामने थी? क्या यह सचमुच एक इत्तेफाक हो सकता है? और किसी के ख्यालों को सुनने की यह विशेष क्षमता, यह कैसे काम करती है? शायद वह इस क्षमता का इस्तेमाल उन सवालों के जवाब खोजने के लिए कर सकता है जो उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रहे थे। उसने एक मासूम सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसकी आवाज ठंडी हो गई। मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारा घर कहाँ है। मुझे लगता है मैं तुम्हें स्थानीय सरकारी दफ्तर में ही छोड़ दूंगा। यह सुनकर जूजी के आंसू तुरंत सूख गए और उसकी टूटी हुई उम्मीद फिर से जुड़ गई। वह अपने सामने खड़े दयालु लड़के के सामने सिर झुकाना चाहती थी। तुम सचमुच फरिश्ते हो। शुक्रिया, मेरे साक्षात फरिश्ते। जैसे ही निंग हैमिंग उसे उठाने के लिए झुका, उनके पीछे से एक घमंडी आवाज गूंजी, वाह वाह नन्ही बच्ची, मुझे पता था कि हम शुरू से ही ऐसा कर रहे हैं। दोनों ने अपना सिर घुमाया। जूजी निंग से कस कर लिपट गई। हुआयुंग का दिमाग तेजी से चल रहा था। वे वापस आ गई। उनकी बुद्धिमत्ता मुझे थोड़ा डरा रही है। लड़ाई तो होनी ही थी। उसने जूजी की और देखा और फुसफुसाया, क्या तुम अपने निशान से रोक सकती हो? अगर तुम मुझे समझ रही हो तो सिर हिलाओ, अगर नहीं तो तुम अभी झपकी लेने वाली हो। अचानक पूछे जाने पर जूजी ने आसानी से सिर हिला दिया। यह पूरी तरह से भूल कर कि एक सामान्य बच्चा उसे समझ नहीं सकता। उसने मन ही मन उत्साह से जवाब दिया, मैं समझ गई, बस अपनी सांस रोक लो। मैं मरने का नाटक करने में माहिर हूँ। मैंने जन्म के समय भी मरने का नाटक करके ही अपनी जान बचाई थी। तुम मेरे रिकॉर्ड देख सकते हो। निंग वांग ने जूजी को अपने हाथों में उठाया और मुस्कुराया, तो वह सच में समझती है, ठीक है, 3 गिनने पर अपनी सांस रोक लो। तब जूजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। मेरा राज खुल गया। रुको, तुमने मुझे कैसे बेवकूफ बनाया? निंग हुआंग अब आश्वस्त था, यह बच्चा खास था। उसने उसे हवा में उछाला, 3 चिल्लाया और दूसरे हाथ से अपनी आस्थीन से धुआं छोड़ने वाले गोले फेंके। तुरंत ही गली में सफेद धुआं भर गया। धुएं की आड़ में उसने जूजी को पकड़ लिया और बड़ी आसानी से घेराबंदी से बाहर निकल गया। बेहोश होने से पहले जूजी ने निंग हैमिंग के लिए आखिरी बार सोचा, मेरा दिल टूट गया है। सच्चा दिल टूटना जोरदार और नाटकीय नहीं होता, यह ऐसा होता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी इतने अप्रत्याशित इंसान से मुलाकात नहीं की। निंग हैमिंग के धुआं छोड़ने वाले गोलों ने न केवल उसे भागने का समय दिया, बल्कि शहर के गश्ती दल का ध्यान भी आकर्षित किया, जिससे आखिरकार उसे हथियारों से पीछा छुड़ाने में मदद मिली। उसे छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। कुछ समय बाद जूजी धीरे धीरे उठी। कितनी ठंड है, क्या मैंने अपहरण का बुरा सपना देखा था? उसने अपनी आंखें एक धूल भरे खाली कमरे में खोली। वह उस लड़के के ऊपर लड़ी हुई थी जिसने उसे धोखा दिया था, इसीलिए वह सपना नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि लड़के की आंखें बंद है, उसका चेहरा पीला और बेजान है, तो उसके मन में एक तीखा चीख फूट पड़ी। बच्चा मर गया। वह लाश से उतरने की कोशिश में अपने हाथ पैर पटकने लगी, लेकिन सिर्फ 1 महीने की उम्र में उसमें सिर्फ इच्छा शक्ति थी, ताकत नहीं। वह रोने लगी। शोर सुनकर निंग हुआंग जाग गया। उसने किसी तरह कुछ शब्द कहे, हिलो मत। जूजी जम गई और उसे देखने लगी। ओह, तो तुम मरे नहीं हो? फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया था। रुको, आपके कंधे से खून बह रहा है। क्या करें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तुम मेरे सामने नहीं मर सकते। निंग हुआन जब भाग रहा था उस समय एक विषैले तीर से चोट लगी थी। जहर ने उसकी इंद्रियों और अंगों को सुन्न कर दिया था, लेकिन लकीली उसके पास जहर की गोली थी। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, गोली? जूजी समझ नहीं पाई, लेकिन वह मदद करने के लिए एक्साइटेड थी। इसे देखो। निंग हुआंग हैरान रह गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बोलने की क्षमता खत्म हो रही है। इस सिचुएशन में उसकी एकमात्र आशा यह बची थी। उसने आह भरी और धीरे धीरे उसे सहारा दिया। सीने में गोली। जूजी ने मन ही मन अपना माथा पीट लिया। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि तुम रैप बैटल शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। वह निंग हैमिंग के कपड़ों के अंदर टटोलने लगी जब तक उसे एक छोटी सी सफेद चीनी मिट्टी की बोतल नहीं मिल गई। जूजी ने
उसे दिखाने के लिए बोतल ऊपर उठाई। निंग हैमिंग अब बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था और उसे यह भी नहीं बता पा रहा था कि कितनी गोलियां लेनी है। वह बस हल्का सा सिर हिला सका। यह देखकर जूजी ने ढक्कन खोला, बोतल से 5 गोलियां निकालकर अपने हाथ में ली और फिर मुट्ठी गोलियां हाथ समेत निंग हैमिंग के मुंह में ठूंस दी। निंग हैमिंग कुछ बोले नहीं पा रहा था, वह बस देखता रहा, क्योंकि 2 जन्मों में पहली बार किसी ने उसे दवा और साथ ही अपनी मुट्ठी भी जबरदस्ती खिला दी। जूजी ने अपने इस काम को सही ठहराते हुए कहा, मेरे हाथ छोटे हैं, मुझे डर था कि कहीं कुछ गिर ना जाए। तुम्हें इसे सहना ही होगा। जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारे लिए तलवार भी निकल सकती हूँ। मुट्ठी की तो बात ही छोड़ो। निंग हैमिंग रोना चाहता था। इनमें से एक गोली तो लाखों की है। मैं दवा नहीं, सोना निकल रहा हूँ। दवा लेने के कुछ ही देर बाद जहर का असर कम हो गया। निंग हैमिंग ने खुद को पट्टी बांधी और फिर थकी हुई जूजी को पकड़े सो गया। जब उसने उसे अपनी छाती पर सिमटी हुई देखा तो उसकी लाल आंखें चमक उठी। उसके दिमाग में उसके ख्यालों की अंतहीन धारा बार बार चल रही थी। यह समझ में नहीं आ रहा था, यह लड़की एक शरारती छोटी शैतान थी। उसके सपने में जिस औरत ने उसकी छाती में खंजर घोंप दिया था, वह दुख और आक्रोश से भरी हुई थी। उनके व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। क्या वे एक ही इंसान हो सकते हैं? अपनी छाती पर सो रहे गोल मटोल प्यारे से बच्चे को देखते हुए उसका हाथ अपने आप ही बढ़ा और उसने जूजी के गाल को गुदगुदाया। उसका पहला ख्याल था, यह कितना मुलायम है। जूजी ने अपनी आंखें खोली और उसे घूर कर देखा। तुमने मुझे क्यों गुदगुदाया? जूजी की हैरानी और आरोप भरी निगाहों के सामने निंग हुआई ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और दूसरी तरफ देखने लगा। उसने सोचा, मुंह समेटते हुए कहा, तो ये कोई भ्रम नहीं था। ऐसी अजीब चीज सचमुच मौजूद है इस दुनिया में, किसी को छू कर ही उसके ख्याल सुने जा सकते हैं। यह बच्चा अजीब है। खतरे को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इस बच्ची ने एक तरह से उसकी जान बचाई थी। उसकी मन में थोड़ी सी दया जागी। ठीक है, मैं उसे यही छोड़ देता हूँ, वो अपना ख्याल खुद रख लेगी। यही मेरा फर्ज होगा। यह सोच कर वह धीरे से उठा। जूजी दंग रह गई। बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बढ़िया। चलो यहाँ से चलते हैं। उसने तो हाथ भी उठा लिए, जैसे गोद में उठाने को कह रही हो, लेकिन निंग हुआई ने खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चलने लगा। जूजी को लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। भाई, बड़े भाई, मेरे पिता समान, आप बस जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपसे मिलना मेरी बदकिस्मती थी। अगर आप मुझे नहीं बचा सकते तो कम से कम मुझे जंगल में छोड़ दे, मुझे सड़क पर कहीं भी छोड़ दे जो आसानी से दिख जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निंग हुआई को दरवाजे से बाहर जाते देख जूजी का दिल टूट गया और वह रोने लगी। वह इतनी आवाज करने की कोशिश कर रही थी कि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए। तभी उसने देखा कि निंग हुआई मुड़कर वापस अंदर आ गया। उसने मुश्किल से उसकी ओर देखा। तुम किस लिए रो रही हो? जूजी रुकी। क्या तुम अभी अभी नहीं गए थे? निंग हुआई ने हल्की सी हताशा भरी हंसी हंसी। वह कुछ कहने ही वाला था कि बाहर शोर मच गया और सैनिकों का एक बड़ा समूह कमरे में घुस आया। बिना सोचे समझे निंग हुआई ने जूजी को झपट्टा मार डाला। उसकी पकड़ तुरंत कस गई। उसने सोचा कि सैनिक उसके लिए आए हैं और उसकी आंखों में सतर्कता छा गई। जूजी ने सैनिकों से निंग हुआई की ओर देखा और फिर उसे सब समझ आ गया। वह भावनाओं से अभिभूत हो गई। बचे, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मदद लेने गए थे। मैं कितनी अंधी हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को कोस रही थी। वह प्यार से उससे लिपट गई। निंग हैमिंग चुप हो गया। असल में जो होने वाला था वह यह नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, गलत समझने में कोई बुराई नहीं है। जैसे ही जूजी उससे सुलह करने की कोशिश कर रही थी, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। छोटी बहन, सच में तुम हो? उसका बड़ा भाई जूजी मुंह सबसे पहले अंदर दौड़ा। जैसे ही जूजी ने अपने भाई को देखा, वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन निंग हुआई एक कदम पीछे हट गया। उस साधारण से बचाव के प्रयास ने जुजिमो की आंखों में गुस्सा भर दिया। तुम कौन हो? सख्त रवैया चकनाचूर हो गया। जुजिमो पहुंच गया। मेरी छोटी बहन तुम्हारे साथ क्यों है? गलतफहमी के डर से, जूजी ने मन ही मन निंग हुआई को समझाया। बच्चे, वह सच में मेरा बड़ा भाई है। मुझे उसे वापस दे दो प्लीज। तुम दोनों लड़ना शुरू मत करो। यह सुनकर निंग हुआई ने बच्चे को उसे सौंप दिया। मेरा नाम निंग हुआई है। मेरा परिवार सुरक्षा इस कार्ड का व्यवसाय करता है। मुझे माफ करना, किसी ने पहले बच्चे को छीनने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी भी बुरी मंशा है। जुजिमो, जो अपनी छोटी बहन के ख्यालों को भी सुन सकता था, उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर निंग हैमिंग को परख लिया। आखिरकार इतनी कम उम्र के लड़के का छोटी जूजी को क्रूर अपहरणकर्ताओं से बचाना उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। यंग लॉर्ड निंग, आपने मेरी बहन को बचाया। मुझे नहीं पता कि हम इस महान मदद का कैसे बदला चुका सकते हैं, लेकिन अगर आपका परिवार सुरक्षा व्यवसाय में है तो आप इस हालत में कैसे पहुंच गए? निंग हैमिंग ने जुजिमो से इतनी तीक्ष्ण बुद्धि की उम्मीद नहीं की थी। उसने शर्मिंदगी का नाटक किया और हकलाते हुए बोला, मेरी सौतेली माँ पारिवारिक व्यवसाय पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए मेरे पास चिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। जूजिमो को उस लड़के पर दया आ गई। कितना दयनीय है, जैसे स्नो व्हाइट और 7 बोनों की प्राचीन कहानी हो। जब ल्यूरुआन खबर सुनकर पहुंची तो उसने जूजी को जुजिमो की बाहों में सुरक्षित पाया। बिना कुछ कहे उसने अपने बेटे से बच्ची को ले लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे नन्हे, तुम शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें कौन ले गया? वह अपनी बेटी पर इतनी ध्यान दे रही थी कि उसने यह भी नहीं देखा कि निंग हैमिंग की निगाहें उसके प्रकट होते ही उस पर टिकी हुई थी। ल्यूरुआन के चेहरे पर उसके सपने में दिखाई देने वाली उस खूबसूरत औरत की छवि उभर आई। फिर निंग हुआई की निगाहें जूजी पर वापस आ गई। तो सपना सच था और यह वाकई एक इत्तेफाक था। यही बच्ची वह औरत थी जो एक दिन उसे मार डालेगी। उसके सिर पर लटकी तलवार आखिरकार गिर गई। उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि मूर्खतापूर्ण दया भाव के एक क्षण के कारण उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने ही जल्लाद की रक्षा की थी। और इसी के साथ दोस्तों हमारी मनवा होती है खत्म। मिलते हैं फिर से। बाय बाय।